दोस्तों आज हमें उत्पादन के सिद्धांत पढ़ने हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होता है और उत्पादन फलन क्या होता है, इसके संबंध में हम इसमें चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये विभिन्न कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उत्पादन का नियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन फलन की मुख्य अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कवर होगा चैप्टर वो है परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल, यानी कि रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। तो इन्हें हमें इस चैप्टर में कवर करना है, इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये हम बता दें आपको कि इसमें जो एनईपी के तहत सिलेबस बनाया गया है इकोनॉमिक्स का, उस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से। और इसमें अभी हम बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किए हैं और इसमें आगे सारे चैप्टर को बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सारे चैप्टर इसमें कवर किए जाएंगे और जो एनएपी 2020 के अनुरूप लागू किया गया है तो उससे संबंधित हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस के सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और बहुत ही विस्तार में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पे बने रहें और इस वीडियो को, यदि सारे वीडियो को हमारे देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी, जिससे कि आप आगे यदि इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहते हैं या कोई भी पढ़ाई नेट पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको भरपूर वो नॉलेज मिल जाएगा, जिसके तहत आप आगे की जो पढ़ाई है वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा आपका। तो उत्पादन फलन, उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का नियम क्या होता है, उसके बाद उत्पादन फलन की मुख्य अवधारणाएं क्या है और परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल क्या होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं या इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। तो इसको हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्पादन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है। उत्पादन इस शब्द को यदि आप समझ लेंगे तो चूंकि उत्पादन जो शब्द है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है यदि आप इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ते हैं तब तक। तो उत्पादन के कंसेप्ट को अपने माइंड में एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपके लिए आगे के पढ़ाई के संबंध में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो कोई प्रोडक्शन वो है जो किसी उपभोक्ता के आवश्यकता को संतुष्ट करता है। जैसे कोई जूता बनाता है तो जूता एक प्रोडक्शन माना जाएगा, उत्पादन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहन के उपभोक्ता के पैर सुरक्षित रहते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरा करती है, यानी कि उसके पैर में कांटे नहीं गड़ेंगे, ठंड नहीं लगेगा। तो ऐसी वस्तु का उत्पादन जो उपभोक्ता के किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता हो। तो आप अपने आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि ऐसे बहुत सारे उत्पादन है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। जो हमारे घर में सामान है वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं। पंखा हमें हवा देता है, हमारी आवश्यकता है कि हम अपने गर्मी को दूर भगाएं, हम अपने हमारे घर में उजाला हो तो अंधेरा ना रहे, तो इसके लिए लाइट है, ट्यूबलाइट है या सीएफएल है। तो उसका ये सब क्या है, उत्पादन है। गाड़ी है, उसे हम जल्दी कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, तो ये उत्पादन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो आप ऐसी वस्तु का उत्पादन मत कर लो या ऐसी वस्तु कोई बना दे जो किसी काम का ना हो किसी उपभोक्ता के, तो हम उसको उत्पादन नहीं मानेंगे। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। ये एक लाइन में उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ डाल दिया गया है। जैसे कि गागर में सागर डाल दिया गया हो, तो द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, उपयोगिता का सृजन। और उपयोगिता क्या है? उपयोगिता उपभोक्ता के आवश्यकता को संतुष्ट करती है, करने की का गुण उपयोगिता कहलाता है। उपभोक्ता के आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण
यूटिलिटी कहलाता है या उपयोगिता कहलाता है। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना उत्पादन कहलाता है। तो अब उपयोगिता का सृजन, कोई वस्तु ऐसी है जो बेकार है और उसमें उसको ऐसा बना दिया गया वो किसी काम की हो गई, तो उपयोगिता हो गई। ठीक है, जैसे गाड़ी है घर में और गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है और आपने कहीं ले जाकर के किसी मैकेनिक से उसको ठीक करा दिया, कुछ प्रॉब्लम थी ठीक करा दिया, अब वो चलने लगी। तो उपयोगिता का सृजन, उसमें उपयोगिता का सृजन हो गया, तो वह भी उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तु आपका कोई कपड़ा है, वो जूता है फट गया था नीचे से, आपने उसको सिला दिया मोची के पास, तो वो क्या हो गया, उपयोगिता का सृजन हो गया। वो पहन नहीं पा रहे थे, फटा था, अब उसको ठीक करा दिए, तो वो उपयोगिता का सृजन हो गया, अर्थात वो उपभोक्ता के आवश्यकता को फिर से पूरा करने लगा, तो वह भी उत्पादन है। तो इसीलिए कहते हैं द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये अपने आप में एक भरपूर परिभाषा है, अर्थ है। तो इसको यदि समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन समझ में आएगा। या किसी नई वस्तु के उत्पादन निर्माण करना, या को उत्पादन कहेंगे। किसी नई वस्तु का निर्माण को हम उत्पादन कहेंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन या किसी नई वस्तु का निर्माण कर दिए, कोई नया पेन बना दिए, गाड़ी बना दिए, स्टूल बना दिए, पंखा बना दिए, मेज बना दिए, कुर्सी बना दिए, तो क्या है, उपयोगिता है, क्योंकि वो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। सभी साधन जिनके सहयोग से उत्पादन क्रिया पूरी की जाती है आगत कहलाते हैं, तथा इनके सहयोग से जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे निर्गत कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो शब्द और ले रहे हैं, एक तो है आउटपुट और दूसरा है इनपुट। आगत को कहते हैं इनपुट और निर्गत को कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये दो शब्द भी यहां समझ लेते हैं। इनपुट होता है आगत। आगत वह है, वो ये साधन है जिनके सहयोग से किसी वस्तु को बनाया जाता है। जैसे एक मेज बनाना है, मेज बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो ये सारे लोग क्या हो गए, आगत हो गए, इनपुट। उस वस्तु को बनाने के लिए लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, रॉ मटेरियल, लकड़ी, लेबर, श्रम, मिस्त्री, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। और इससे क्या बन के तैयार हो गया, टेबल। ठीक है, टेबल। तो टेबल क्या हो गया, टेबल हो गया आउटपुट, निर्गत। तो जिन साधनों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उन सभी साधनों को इनपुट कहते हैं, जिनके सहयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है। और जो निर्माण होता है, जो पैदा होता है, जो उत्पादन होता है, वह कहलाता है आउटपुट, निर्गत। जिस प्रकार से कोई विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार विवेकपूर्ण उत्पादक भी यह प्रयास करता है कि या तो आगतों की एक निश्चित मात्रा के द्वारा निर्गतों की अधिकतम मात्रा प्राप्त करें, अथवा निर्गतों की एक दी हुई मात्रा को एक न्यूनतम लागत या न्यूनतम आगत पर प्राप्त करे। ये दोनों ही उद्देश्य उत्पादन में प्रयोग में आने वाले विभिन्न साधनों के अनुकूलतम उपयोग से संबंधित है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने जो कंटेंट लिए हैं वो कई किताबों को पढ़ के और खुद के बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये कंटेंट आपको कहीं किसी एक किताब में मिलने वाला नहीं है। तो इसको आप नोट बना करके और एग्जाम के मतलब से तैयार भी कर सकते हैं, और पॉज करके वीडियो को तो समझते हैं इसको कि उत्पादन क्यों करता है, उत्पादक उत्पादन क्यों करता है, कोई मेज क्यों बनाता है, कोई पंखा क्यों बनाता है, कोई पेन क्यों बना रहा है, कोई कपड़े, कोई जूते, कोई वगैरह वगैरह क्यों बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण से,
वो कारण क्या है? वो कारण है प्रॉफिट। किस कारण के, किसके लिए बनाता है? प्रॉफिट के लिए, लाभ कमाने के लिए। जिस तरह से कोई विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपने कम से कम पैसे को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सामान या संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार उत्पादक अपने उत्पादन को समायोजित करके ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, ये याद रखिएगा। कोई भी समाज हित में काम नहीं करता है, सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इसको पाई से दिखाते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। तो लाभ कमाते कैसे हैं? तो वो लाभ कैसे पाएंगे? ऐसे पाएंगे कि जैसे दो चीजें हैं, आउटपुट और इनपुट। हमने अभी बताया आउटपुट और इनपुट दो बातें हैं इसमें। तो यदि निर्गत की मात्रा को निर्धारित कर दिया जाए, आउटपुट मान लीजिए उसे 100 इकाइयां, उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 इकाइयां का उत्पादन करना है, तो इसके लिए क्या करेगा? वो इनपुट यानी कि आगत को कम से कम करना चाहेगा। ठीक है, तभी उसकी प्रॉफिट अधिक होगी। जितना ही कम इनपुट लगेगा तो कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। जितना ही कॉस्ट कम होगा उतना ही प्रॉफिट अधिकतम होगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इनपुट दिया हुआ हो, आगत दिया हुआ हो, इनपुट या कॉस्ट दिया हुआ हो। मान लो कॉस्ट है 1 लाख रुपए। अब इसमें क्या कहेगा? 1 लाख कॉस्ट में, उदाहरण के लिए मान लिया 1 लाख, तो इनपुट यदि फिक्स है 1 लाख उसके पास कॉस्ट है, लगाना है, तो आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट वो मैक्सिमम करना चाहेगा। आउटपुट जितना ही मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा। और ये सब कैसे प्राप्त होगा? ये सब प्राप्त होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसके पास उत्पादन के साधन है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जितना ही अच्छे से उपयोग करेगा, कुशलता से उपयोग करेगा, कुशलता से उपयोग करेगा, उतना ही उसे ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होने वाला है। अब उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो आगतों तथा निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध हो जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि आगत इतने होंगे तो उत्पादन या निर्गत इतने होंगे, और निर्गत यदि फिक्स है तो आगतों को हम कम से कम कर सकते हैं। तो इनके बीच एक संबंध गठित हो जाता है कि आगत है तो आगतों को लगाने से, यानी कि उत्पादन के साधनों को लगाने से निश्चित रूप से एक उत्पादन की एक या निर्गत की एक मात्रा प्राप्त होगी। तो इसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। आगत और निर्गत के बीच जो संबंध स्थापित होता है, इस तकनीकी संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अर्थात उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। क्योंकि कुछ आगतों को, इनपुट को हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस इन आउटपुट और इनपुट के बीच के फलनात्मक संबंध को हमने कुछ लेबर, कुछ कैपिटल, कुछ टेक्नोलॉजी लगाया तो हमें कुछ उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इनके बीच फलनात्मक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। यदि मान लीजिए कि श्रम को L से दिखाए और पूंजी को K से, कैपिटल, श्रम को लेबर से और साहसी को E से, साहसी को यहाँ पे तकनीकी भी कह सकते हैं, तकनीक को E से दिखा सकते हैं। तो यदि समझने के लिए मान लिया जाए कि 3 ही उत्पादन के साधन का उपयोग किया जा रहा है, तो उत्पादन को Q से दिखा सकते हैं। तो इसको फलनात्मक रूप से उत्पादन फलन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ LKE, यानी कि LKE के द्वारा उत्पादन होता है। यानी कि LKE इंडिपेंडेंट हो गया, उत्पादन हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, आश्रित हो गया। यानी कि उत्पादन के साधन बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साधन घटेंगे तो उत्पादन घटेगा। तो इसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि तो क्या कहेंगे एक लाइन में कि उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों के परिवर्तन में उत्पादन के साधन बढ़ाए जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साधन घटाए जाएंगे तो उत्पादन घटेगा। तो क्या हो गया? एक संबंध हो गया, फलनात्मक संबंध। ये दोनों फंक्शन बदल रहे हैं, ऊपर नीचे से एक का परिवर्तन हो तो दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन के साधन बदल रहे हैं तो उत्पादन पे प्रभाव पड़ रहा है, वो भी बदल रहा है। तो इसको हम फलनात्मक संबंध कहते हैं और इसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने यहाँ पे कहा है
कि उत्पादन फलन वह प्रविधिक संबंध है जो यह बतलाता है कि आगतों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, एक उत्पादन के एक विशेष संयोग से हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि माना कि ये इसको मान लो कि S1 S2 है, तो यदि हम इस उत्पादन फलन को लेते हैं, इस वक्र को OS वक्र को लेते हैं, तो यह Q1 उत्पादन, इस पे उत्पादन फलन दिखा रहा है Q1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ L1 K1 E1, यानी कि ये उत्पादन फलन L1 श्रम की L1 मात्रा, K की K1 और E की टेक्नोलॉजी की E1 के सहयोग से Q1 उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब यदि हमें इसी उत्पादन फलन पे बना रहना है, OS उत्पादन फलन पे बने रहना है, तो यहाँ पे K1 E1 स्थिर मान लिया गया है। ठीक है, और केवल श्रम की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करते जाएंगे उत्पादन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इस अक्ष पे Y अक्ष पे उत्पादन दिखाया गया है और X अक्ष पे साधन की मात्रा। तो निश्चित रूप से श्रम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उत्पादन वैसे वैसे बढ़ेगा और हम OS वक्र पे रहेंगे। लेकिन होता है, मान लीजिए कि पूंजी में वृद्धि हो गई या टेक्नोलॉजी बदल गई, अच्छी मशीनें लगा दिया, तो वो सीधे उत्पादन फलन उसका जंप कर जाएगा OS1 पे बिना श्रम की मात्रा में वृद्धि के। ठीक है, तो अब उत्पादन का जो फलन है वो बदल जाएगा और वो Q2 पे चला जाएगा और इसमें अब इस उत्पादन फलन पे कार्य करने लगेगा। इसी प्रकार से यदि टेक्नोलॉजी बदल जाती है, K3 या पूंजी बढ़ जाती है, E3 K3 हो जाता है, तो भी साधन के L1 मात्रा से ही उत्पादन फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होकर के S2 हो जाएगा और Q3 उत्पादन फलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे श्रम के मात्रा या टेक्नोलॉजी या पूंजी की मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो उत्पादन फलन ही बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसको इसमें व्याख्या के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें दो बातें समझ में आई। एक तो यह है कि उत्पादन फलन चेंज कैसे होगा। उत्पादन फलन चेंज हो जाएगा यदि टेक्नोलॉजी या कैपिटल बदल जाए, तो इसमें उत्पादन फलन को दिखाने वाला वक्र शिफ्ट होकर ऊपर की ओर खिसक जाएगा। और यदि टेक्नोलॉजी स्थिर रहता है, पूंजी स्थिर रहती है, केवल एक साधन L1 में परिवर्तन होता है, यानी कि श्रम की मात्रा में परिवर्तन होता है L में, तो उसी उत्पादन फलन OS उत्पादन फलन पर ही बने रहेंगे। और जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उत्पादन की भी मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी L1 L2 L3 एक ही पे। ठीक है, और दूसरी स्थिति होगी कि पूंजी या तकनीकी में वृद्धि हो जाए तो यह उत्पादन फलन ही ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो प्रकार से उत्पादन फलन का व्याख्या है। उत्पादन का नियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन का नियम क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि उत्पादन फलन अलग होता है, उत्पादन का नियम अलग होता है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन अलग चीज है, उत्पादन फलन अलग चीज है। तो उत्पादन का नियम यह बताता है कि निर्गत मतलब यहाँ आउटपुट समझना, उत्पादन निर्गत की मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा आगत की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध क्या है। यह बताता है कि आगत के परिवर्तन के बाद निर्गत में जो परिवर्तन हो रहा है वह उसी अनुपात में हो रहा है, अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, जिस अनुपात में आगत में वृद्धि की जा रही है। अर्थात कि जब हमने अभी पीछे देखा कि इनपुट में जब परिवर्तन हो रहा है, इनपुट बढ़ रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन यह आउटपुट किस अनुपात में बढ़ेगा यह बताता है उत्पादन का नियम। इसकी जो व्याख्या होती है उत्पादन के नियम में होती है। यदि आउटपुट उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में इनपुट बढ़ता है, मान लीजिए इनपुट में 10% की वृद्धि की गई तो आउटपुट में भी 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह समान अनुपात में बढ़ रहा है। इसको कहते हैं समता नियम, उत्पादन का समता नियम। जिस अनुपात में इनपुट बढ़े, आगत बढ़े, उसी अनुपात में उत्पादन या निर्गत बढ़े, तो यह उत्पादन का समता नियम हो गया। एक स्थिति ऐसी होती है जैसे शुरू में जब उत्पादन शुरू किया जाता है तो ऐसी स्थिति होती है कि उत्पादन आगत की
अनुपात से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यदि आगत में 10% की वृद्धि हो रही है तो आउटपुट में 10% से ज्यादा वृद्धि होगी, 50% वृद्धि हो जाएगी या 100% वृद्धि हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बढ़ते उत्पादन का नियम। और उत्पादन का समता नियम हम देख लिए कि आगत में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है, यदि 10% अनुपात में वृद्धि हो रही है तो आउटपुट में भी 10% के अनुपात में वृद्धि होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसको समान अनुपात में वृद्धि, समान उत्पादन का समान नियम। और तीसरा है जो अधिक उत्पादन के होने के बाद लास्ट स्टेज आता है कि जिस अनुपात में आगत में वृद्धि हो रही है, इनपुट्स में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है उससे कहीं कम अनुपात में आउटपुट में वृद्धि हो रही है। यदि इनपुट में 10% की वृद्धि हो रही है तो आउटपुट में 10% से कम की वृद्धि होगी, 5% या 7% या कुछ भी, मतलब 10% से कम की वृद्धि होगी। उसको कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम या घटते उत्पादन का नियम। तो ये 3 नियम यहाँ पे आ गया। अब इसको हम उत्पादन के नियम को थोड़ा सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मूल उत्पादन फलन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के है। समझने के लिए, आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि उत्पादन के 2 ही साधन उपयोग में हम ला रहे हैं। 2 साधनों से उत्पादन किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं? लेबर, श्रम, कैपिटल के, पूंजी, 2 हैं। 2 साधनों के माध्यम से आउटपुट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। क्यू को उत्पादन से हम दिखा रहे हैं। अब यहां हम मान लें कि ए गुनी वृद्धि आगत में ए गुनी वृद्धि होती है तो निर्गत में बी गुनी वृद्धि हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, B इंटू क्यू फंक्शन ऑफ A इंटू के एल। ठीक, के एल के क्या है? आगत है। क्यू क्या है? आउटपुट है, निर्गत है, उत्पादन है। तो यदि आगतों में A गुना वृद्धि हो रही है तो क्यू में, उत्पादन में B गुना वृद्धि होगी। इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। तो उत्पादन का नियम इन A और B के बीच के संबंध को व्यक्त करेगा। अब ध्यान से देखो, 3 जो नियम हमने बताए थे वो कैसे होंगे। पहला, यदि B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन में जिस अनुपात में वृद्धि हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अनुपात में, आगत में, साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे उत्पादन वृद्धि नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी कि आगत में मान लो 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उत्पादन में कितने % की वृद्धि हो रही है? 20, 30, 40, यानी कि 10% से तो ज्यादा ही वृद्धि हो रही है। इसको कहते हैं वृद्धिमान उत्पादन का नियम या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। अब सेकेंड स्थिति ये हो सकती है, ये उत्पादन की शुरुआत में होता है। ये आगे आप इसको बहुत पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा बार ये जगह जगह ये आएगा, तो आप इसको यहाँ पे बहुत केयरफुली समझ लीजिए कि उत्पादन में शुरू में जब उत्पादन शुरू होता है, नई नई मशीन हुई, मान लो कोई पंखा बनाने की कंपनी, फैक्ट्री स्थापित हुई, मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अब उत्पादन शुरू हो रहा है, रॉ मटेरियल और लेबर नया नया लगाया जा रहा है, तो अब उत्पादन शुरू हो रहा है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, साधनों में वृद्धि हो रही है, तो उत्पादन बहुत तेज से बढ़ता है क्योंकि क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी उस फैक्ट्री में क्षमता अभी नया नया शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे वो साधनों को लगाएगा तो उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। एक साधन लगाएगा तो ऐसा नहीं कि एक उत्पादन होगा, कई इकाइयों का उत्पादन होगा, दूसरा साधन, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा लेबर, तो उत्पादन केवल इस अनुपात से नहीं बढ़ेगा, साधनों के बढ़ने के अनुपात से। वो उत्पादन लेबर बहुत तेजी से जंप करेगा क्योंकि मशीन नहीं है अभी, उसके मशीन के अंदर क्षमता बहुत है, तो उत्पादन बहुत तेजी से होगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये उत्पादन की प्रथम अवस्था में होता है, जब नया नया उत्पादन शुरू होता है। अब उत्पादन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि मशीन का उपयोग पूरा होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। 100 इकाई का उत्पादन हो गया, अब 1000, 2 लाख इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, तो अब मशीन का पूरा उपयोग होने लगा है। तो एक स्थिति आता है ऐसा कि B इक्वल टू A हो जाता है, यानी कि आगत में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, यानी कि 10% की वृद्धि आगत में की जा रही है तो 10% की वृद्धि निर्गत में हो रही है। इसको कहते हैं उत्पादन का समता नियम, ठीक है, उत्पादन का समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। अब उत्पादन होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि मशीन हाँफने लगेंगे, फैक्ट्री में साधन हाँफने लगेंगे, साधन पूरी मात्रा में उपयोग में हो रहे हैं, तो भी
साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उत्पादक सोच रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो और उत्पादन करना है, तो एक तीसरी स्थिति, अब तीसरी स्थिति में प्रवेश कर जाएगा वह फैक्ट्री, जहां पे क्या होगा कि B इज लेस देन 1, लेस देन A, यानी कि साधन में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है, L और K में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है, उससे कम ही अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, उत्पादन ह्रास नियम या गिरता उत्पादन का नियम। इसका मतलब हुआ कि यदि इनपुट में 10% की वृद्धि की जा रही है तो आउटपुट में 10% से कम की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो कम की वृद्धि होगी, 5%, 2%, 3%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10% से कम होगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल के नियम। तो उत्पादन के नियम में हमने समझ लिया कि 2-3 तरह के नियम काम करेंगे, एक तो इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न और कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, समता उत्पादन का नियम, सबसे पहले बढ़ते उत्पादन के नियम, फिर आएगा एक स्टेज समता उत्पादन के नियम, फिर लास्ट में घटते प्रतिफल का नियम आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे उत्पादन के नियम। अब उत्पादन फलन की मुख्य अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे अवधारणाएं हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला अवधारणा है कुल उत्पादन। 3 अवधारणा है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो जो पहला अवधारणा है वो है कुल उत्पादन, जिसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन, शॉर्ट में टीपी। तो कुल उत्पादन बहुत ही आसान है। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों, आगतों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हमें जो निर्गत प्राप्त होते हैं, इनका यदि योग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्रम की विभिन्न इकाइयों से हम मान लो कि 20 और दूसरी इकाई से हम 25 उत्पादन प्राप्त करते हैं, तीसरी इकाई से उत्पादन 35 इकाइयां बढ़ जाती हैं, चौथी इकाई श्रम का लगाते हैं तो 40 इकाइयां बढ़ जाती हैं। तो इन इकाइयों के यदि जोड़ लें तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा 120, यानी कि श्रम की 4 इकाइयां लगाई जाती हैं तो उत्पादन कुल 120 प्राप्त होता है। तो इसी को हम कुल उत्पादन कहते हैं, शॉर्ट में टीपी कहते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन या एपी इसको कहते हैं। औसत उत्पादन जाहिर सी बात है, कुल उत्पादन में यदि साधन की इकाइयों से भाग दे दें तो हमें कुल उत्पादन औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। कुल उत्पादन को यदि साधन की मात्रा से भाग दे दें तो हम उसे औसत उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि पूंजी की स्थिर मात्रा है, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल 100 श्रम में परिवर्तन हो रहा है। तो श्रम की 10 इकाइयों को प्रयोग करने से मान लो उत्पादन की इकाइयां 120 होती हैं, तो औसत उत्पादन क्या होगा, तो 120 में भाग दे देंगे 10 का तो 12, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं एपीएल लेबर का औसत उत्पादन, एपीएल एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर को ऐसे लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर, यूनिट ऑफ लेबर, नंबर्स ऑफ लेबर। ठीक है, औसत टोटल प्रोडक्शन में यदि हम भाग देते हैं श्रम की मात्रा से तो प्राप्त हो जाएगा औसत उत्पादन। अब तीसरा है सीमांत उत्पाद। ठीक है, सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी इसको कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। ये मार्जिनल जो शब्द है ये आपको बहुत मिलेगा आगे इकोनॉमिक्स में। इसको सीमांत कहते हैं, मार्जिनल, हर जगह मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मार्जिनल को अभी समझ लेना। मार्जिनल का मतलब होता है अंतिम या एक अतिरिक्त, एक अंतिम इकाई, एक अतिरिक्त या न्यूनतम, सबसे लास्ट, सबसे कम से कम को हम कहते हैं मार्जिनल। मिनिमम, मिनिमम से बना है मार्जिनल। तो सीमांत, तो साधन की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में जो वृद्धि होता है या परिवर्तन होता है उसे हम साधन की सीमांत उत्पाद कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लो कि 10 इकाई श्रम की जब हम लगा रहे थे तो उत्पादन प्राप्त हो रहा था 120। अब हम एक साधन और बढ़ा दिए, श्रम की एक अतिरिक्त साधन लगा दिए और 11वीं इकाई से उत्पादन, कुल उत्पादन बढ़ के 135 हो गया। तो ये 11वीं इकाई से कितना उत्पादन में वृद्धि हुआ, तो 135 में से 120 घटा देंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ था, यानी कि 15 की वृद्धि हुई थी, 15 इकाई उत्पादन बढ़ गया था। तो यही होगा सीमांत उत्पादन। क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा? 15 होगा। सीमांत उत्पादन कितना होगा? 15, क्योंकि ये उस अंतिम इकाई से श्रम की एक अतिरिक्त इकाई जब हम लगाए तो कुल उत्पादन में 15 की इकाइयां बढ़ गई। तो वही पकड़ लेंगे और वही कहेंगे कि ये सीमांत उत्पादन है। इसको सूत्र के रूप में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो कुल उत्पादन जो n इकाइयों से, यानी कि n, यहाँ पे n क्या है? n मतलब साधन की कुल मात्रा लगाने से कुल उत्पादन कितना हुआ। जैसे यहाँ पे साधन की कुल मात्रा कितनी हो गई थी? 11। ठीक है, तो 11 से लगाने से कुल उत्पादन कितना हो गया था? 135। और कुल उत्पादन n माइनस 1 यानी कि 11वीं माइनस 1 इक्वल टू 10 इकाई से कितना उत्पादन हुआ था? टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? 120। तो हो जाएगा यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना था? 135। इसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। यहाँ पे आएगा यही मार्जिनल प्रोडक्शन 15। तो ये 3 अवधारणाएं थी, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन फलन की व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। 2 तरह के उत्पादन फलन को हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, और इसी में सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा उत्पादन के संबंध में। और इसमें 2 उत्पादन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ने हैं मुख्य रूप से। अल्पकालीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल कहते हैं, रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। जब भी रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर की बात आए तो समझ लेना चाहिए कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की बात हो रही है, या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर की बात हो। तो ऐसी बात जब परिवर्तनशील साधन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आए, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर, ये सारी बातें संबंधित होती हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन से, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। ठीक है, और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही हम यहाँ पे पहले ठीक से समझेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल, इसको कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जब भी रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल की बात हो या दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात हो तो इसको समझना चाहिए कि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल नियम, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल को एक सारणी में, टेबल में दिखाने की कोशिश की गई है। अल्पकाल से संबंधित साधनों का स्वभाव, 2 तरह के साधन पाए जाएंगे, एक तो कुछ साधन स्थिर होंगे, कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे। उत्पादन में परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन होगा। दीर्घकाल में क्या होगा? सभी साधन परिवर्तनशील होंगे, तथा उत्पादन में परिवर्तन कैसे होगा? सभी साधनों में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन होगा। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल को हमें यहाँ पे देखना है, और इसके कारण उत्पादन किस तरह से कार्य करता है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे कार्य करता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल क्या होता है, और इसमें उत्पादक का संतुलन कैसे होता है, उत्पादक कितना उत्पादन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में अल्पकाल में मुख्य रूप से 2 तरह के साधन पाए जाते हैं, एक तो स्थिर, दूसरा परिवर्तनशील। जाहिर सी बात है, अल्पकाल का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, 1-2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा
के समय को हम अल्पकाल समय कहते हैं। अल्पकालीन में दो तरह के साधन होंगे और जिस पर उत्पादक उत्पादन करेगा। स्थिर साधन एक तो होगा फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा होगा परिवर्तनशील वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, जाहिर सी बात है अल्पकाल में स्थिर साधन उनको कहेंगे जिनके मात्रा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्थिर फिक्स्ड इसी से स्पष्ट है कि इन साधनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय कम है उत्पादक के पास, इसलिए वो मशीन है, बड़ी सी मशीन है, उसको वो नहीं बदल सकता है रातों रात, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। लैंड जमीन रातों रात नहीं बदल सकता है, ठीक है। या उत्पादन यदि जीरो करे तो भी कुछ साधन के खर्च उसे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल परिवर्तनशील साधन कुछ हैं जो परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें स्थिर साधनों में क्या होंगे, मशीन हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते अल्पकाल में, और इसीलिए दो साधन यहाँ पे अल्पकाल में दो साधनों को इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है। और एक होता है परिवर्तनशील साधन जिसको उत्पादक अपने आवश्यकता अनुसार बदल सकता है, जैसे लेबर हो गया, जैसे रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ साधन हैं जिनको वो बदल सकता है, घटा बढ़ा सकता है अपने आवश्यकता अनुसार। यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो वो केवल वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इसीलिए इसे हम परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन के कारण ही उत्पादन में परिवर्तन होता है। अर्थात उत्पादन यदि बढ़ाना है तो केवल परिवर्तनशील साधन को हम यानी कि लेबर, रॉ मटेरियल इत्यादि को बढ़ा करके ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। स्थिर साधन तो स्थिर रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जब विभिन्न आगतों में से किसी एक की मात्रा स्थिर हो तथा अन्य परिवर्तनशील हो, अथवा एक साधन परिवर्तनशील हो अथवा अन्य स्थिर हो, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन अथवा आगत एवं निर्गत के बीच संबंध का अध्ययन हम परिवर्तनीय अनुपात के नियम के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। कुछ साधन अल्पकाल में स्थिर होंगे तथा कुछ साधन अल्पकाल में परिवर्तनशील होंगे, इसलिए हम इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाई जाए तो इस अनुपात में ही परिवर्तन आ जाता है निश्चित रूप से, ठीक है। यदि मान लो स्थिर साधन 2 है और परिवर्तनशील साधन 1 है, ठीक है, तो ये 1 अनुपात हो जाएगा। अब उत्पादन बढ़ाना है तो हम इस 2 को तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये स्थिर है, 1 को ही बढ़ाना पड़ेगा, एक जो परिवर्तनशील है, तो ये इसका अनुपात बदलता जाएगा। अब लेबर की 1 इकाई थी, अब 2 होगी, ये अलग अनुपात हो गया। अब 2 के साथ 3 लेबर बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाना है तो ये अनुपात अलग हो गया। हम लेबर को और बढ़ाते हैं तो ये अनुपात अलग हो गया। तो ये अनुपात बदल, इसीलिए हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनशील साधन है उसी में परिवर्तन लाकर हम उत्पादन को बढ़ा या घटा सकते हैं, इसीलिए इसको हम परिवर्तनशील साधन का नियम कहते हैं। कुछ साधन की मात्रा स्थिर कर दी जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि लाई जाए तो इस प्रकार वृद्धि के कारण कुछ समय तक उत्पादन में वृद्धि साधन की वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि हो सकती है। अब ये वही बात होगी कि साधन की वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि हो सकती है उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। ये होगा इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है। उत्पादन में वृद्धिमान नियम लागू होगा, ठीक है। और फिर अंत में निश्चित रूप से परिवर्तनशील साधनों के मात्रा में वृद्धि उत्पादन में कमी लाएगी, इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न। तो अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू होगा, फिर कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न लागू होगा, फिर डिक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू होगा। तो
इसे आधुनिक अर्थशास्त्र ने परिवर्तनीय अनुपातों का नियम कहा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आधुनिक अर्थशास्त्र ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा। सिमोनसन ने कहा तुलनात्मक रूप से अन्य स्थिर आगतों के साथ कुछ आगतों की मात्रा में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि लाएगी, पर एक बिंदु के बाद उस आगत की वृद्धि के से क्रमशः उत्पादन कम ही होगा। मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि शुरू में उत्पादन के साधन, परिवर्तनशील साधन जब बढ़ाए जाएंगे, श्रम की 1 इकाई 2 इकाई लगाई जाएगी तो उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसे हम वृद्धिमान उत्पादन का नियम कहेंगे। फिर एक स्तर ऐसा आएगा जहां उत्पादन स्थिर हो जाएगा, उसे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे थोड़े समय के लिए। फिर अंत में निश्चित रूप से जिस अनुपात में आगतों को बढ़ाया जाएगा, साधनों को बढ़ाया जाएगा, उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, उसे हम कहेंगे ह्रासमान उत्पादन नियम या डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये साधन के प्रतिफल परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में ये 3 स्टेज लागू होंगे ही होंगे। अब हम इसका अध्ययन करते हैं तीनों स्तर का। साधन के प्रतिफल की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। एक तो साधन के बढ़ते प्रतिफल, जिसमें हम कहते हैं कि आगतों में यदि 10% की वृद्धि की जा रही है तो निश्चित रूप से उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होगी, 20% या 30% या 50% या 100% की वृद्धि हो सकती है। दूसरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या होता है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हो। जिस अनुपात में आगत में साधनों में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तीसरा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल के नियम। इसमें यदि 10% की दर से साधनों में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन 10% की दर से नहीं कम से वृद्धि होगी। ठीक है, 5%, 2%, 3% जो भी होगा, तो ये साधन के ह्रासमान नियम कहेंगे, इसको घटते प्रतिफल का नियम कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम इसका प्रतिफल के नियम या पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्पादन कैसे होगा और परिवर्तनशील साधन के या अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्पादक को कहाँ पे संतुलन होगा और कहाँ पे उत्पादन करेगा जिससे कि उसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। रेखा चित्र में यहाँ पे पूंजी की स्थिर मात्रा के मान लिया गया है, क्योंकि हमने शुरू में उत्पादन फलन को लिखा था Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L। इसमें हम पूंजी को यहाँ पे स्थिर मान ले रहे हैं, स्थिर साधन, क्योंकि 2 साधन होते हैं, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड फैक्टर, यहाँ पे हम K को मान ले रहे हैं, और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, हम मान ले रहे हैं L को। L परिवर्तनशील साधन है और K पूंजी स्थिर साधन है। 2 हम मान ले रहे हैं अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से। तो रेखा चित्र में पूंजी को स्थिर मान लिया गया है, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। श्रम की मात्रा बढ़ाकर ही उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं और इसे हम उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम चित्र में उत्पादन फलन टीपी वक्र से दिखाए हैं, टोटल प्रोडक्शन फलन। जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती है कुल उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण रेखा चित्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो 1 ये NL L मात्रा तक 1 सेकेंड पार्ट है, L और M के बीच का सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है M के बाद का तृतीय स्टेज है। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे थोड़ा कि उत्पादक कैसे कैसे अध्ययन करेगा। यहाँ पे ये हमने समझ लिया कि स्थिर साधन K है, K को हमने K में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए उस पर बात ही नहीं होगी चित्र में। KL उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल L का परिवर्तन हो रहा है, L में परिवर्तन किया जाए, L मतलब लेबर, श्रम। तो L परिवर्तनशील साधन है, इसीलिए हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन का नियम, परिवर्तनशील साधन का अनुपात या परिवर्तनशील साधन का उत्पादन या रिटर्न्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर का उत्पादन का हम बात करेंगे। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अनुपात कैसे होगा, तो लेबर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उसका पूंजी के साथ अनुपात बदलता जाएगा, क्योंकि पूंजी स्थिर है और लेबर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो पूंजी के साथ लेबर का अनुपात क्या होगा, बदलते जाएगा। इसलिए कहेंगे इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम, अनुपात बदलता जाएगा जैसे जैसे लेबर को हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे प्रथम अवस्था को हम अध्ययन करेंगे। 3 अवस्थाएं हमने चित्र में बनाई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है,
फर्स्ट स्टेज में ये टोटल प्रोडक्शन है, ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन को टीपी से दिखाया गया है। टीपी यह बता रहा है कि जैसे जैसे एल की मात्रा में वृद्धि हो रही है, टोटल प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन उत्पादन को हम इस वक्त लाइन पे वाई एक्स पे दिखाए हैं और श्रम की इकाई को एक्स एक्स पे दिखाए हैं। श्रम की इकाइयां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी हम एक्स की ओर वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, वाई की ओर बढ़ते जाएंगे। तो और इसको दिखाने के लिए टीपी वक्र दिखाया गया है। तो किसी बिंदु पर टीपी के एल की मात्रा कितनी है, तो ओ एल है मान लीजिए एन पे, और उत्पादन एल एन है, या उत्पादन की मात्रा जानने का एक और तरीका है, इसे हम लंब अक्ष पे एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि ओपी उत्पादन हो गया कुल, वो बराबर होगा L1 के Ln के इसके, तो ये उत्पादन को बता देगा। तो ये बेसिक चीज हो गया चित्र का। अब प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है कि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए जो स्लोप है टीपी वक्र का आप देख रहे हैं, स्लोप इसका बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, एफ बिंदु तक बहुत तेजी से उठ रहा है, इसलिए इसको हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। यहां तक टोटल प्रोडक्शन वक्र जो है, कर्व है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है, यानी कि इसकी स्लोप बढ़ते हुए दर से बढ़ती है ना, स्लोप लगातार बढ़ रही है। तो स्लोप ऑफ टीपी कर्व, स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर्व शो करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को, श्रम की सीमांत उत्पादकता को। ठीक है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए देख रहे हैं कि यहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन वक्र है, एमपी वक्र है, वो एफ बिंदु तक बढ़ता हुआ है और एफ बिंदु के बाद घटता हुआ है, घटने लगता है, टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है। क्यों? क्योंकि स्लोप इसका घटने लगता है। जो टोटल वक्र का स्लोप है एफ बिंदु के पास बाद घटने लगता है, जो ये बताता है कि अब सीमांत उत्पादकता श्रम की घट रही है। ये हम जानते हैं, यह नियम है कि सीमांत उत्पादकता एक सीमा तक, कुछ इकाइयों तक बढ़ सकती है, निश्चित रूप से उसके बाद घटना ही है। सीमांत उत्पादकता, जैसे सीमांत उपयोगिता घटती है, जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता उसकी घटती जाती है। ठीक उसी प्रकार साधन की सीमांत उत्पादकता घटता जाता है, कुछ इकाइयों तक तो बढ़ सकता है लेकिन अंततः उसका घटना तय है। क्यों? क्योंकि उस साधन का उपयोग होते जाता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता निश्चित रूप से एक सीमा के बाद घटेगी ही घटेगी। तो ये एफ बिंदु के बाद घटने लगती है। तो यहाँ पे लेकिन यह एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन के ऊपर बनी रहती है। ठीक है, घटती है लेकिन पहली अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में, वह एवरेज प्रोडक्शन के ऊपर है, एवरेज प्रोडक्शन के ऊपर है मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रथम स्टेज में क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर एक सीमा के बाद घटता है सीमांत उत्पादकता, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन से अधिक रहता है। ठीक है, और इसलिए उत्पादन का यह वृद्धिमान नियम लागू होता है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है लगातार, इसलिए इस यहाँ पे इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू होता है। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सेकेंड स्टेज में चलते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज शुरू होता है एल से और खत्म होता है एम पर, यानी कि एल एम के बीच को हम सेकेंड स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या हो रहा है कि स्लोप, टोटल प्रोडक्शन का स्लोप लगातार घट रहा है, एन के बाद स्लोप इसका घट रहा है, देख रहे होंगे। स्लोप का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर घटना शुरू हो गया। ठीक है, आर के बाद, आर के बिंदु पर, आर पॉइंट पे क्या है? आर पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर बराबर है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ए आर पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आर पॉइंट के बाद क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कम हो जाता है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर के। ठीक है,
तो ये सेकेंड स्टेज में होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से घटती है, क्योंकि एक ही साधन पे सारा दारोमदार है उत्पादन को बढ़ाने का, और स्थिर साधन का भी पूरा उपयोग होने लगता है। ठीक है, कैपिटल का भी पूरा उपयोग होने लगता है, और परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता एक सीमा तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से घटने लगती है। घटने इसलिए लगती है कि स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और उसका पूरा उपयोग हो जाता है, और इसलिए इस स्थिति में एवरेज प्रोडक्शन से कम हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन, और मार्जिनल प्रोडक्शन घटते घटते एम बिंदु पर जीरो हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एम बिंदु पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जहां पे उत्पादन अधिकतम होगा। तो ये दो चीज और आ रहा है, उत्पादन अधिकतम होगा। ठीक है, जी पे आ जाएंगे, और जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होगा वहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि OP1 होगा या mg होगा। ठीक है, तो इस अवस्था को उत्पादन ह्रास नियम कहेंगे, क्योंकि सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता दोनों, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घट रहे हैं, इसलिए इसको ह्रासमान उत्पादन का नियम कहेंगे। इसके बीच समता का नियम का उत्पादन थोड़ी देर के लिए आता है, जहां पे दोनों बराबर होते हैं, वहां पे कुछ देर के लिए उत्पादन समता का नियम आता है, यानी कि दूसरे स्टेज में दोनों नियम आएंगे, एक तो समता उत्पादन का नियम और ह्रासमान उत्पादन का नियम, दोनों स्टेज 2 में एग्जिस्ट करेंगे। और ऐसी स्थिति में उत्पादन जो है लाभकारी होगा उत्पादक के लिए सेकेंड स्टेज में करना, और उस पे भी एम पॉइंट पे करना, एल साधन की श्रम की एम इकाइयां, OM इकाइयां उत्पादन में लगाना, और जिससे कि उत्पादन उसे OP1 या mg प्राप्त हो रहा है, जो कुल उत्पादन का मैक्सिमम पीक पॉइंट है। उसके बाद कुल उत्पादन घटता है। इसको तीसरी अवस्था में हम देख सकते हैं। तीसरी अवस्था के रेखाचित्र जी बिंदु से प्रारंभ होती है, और जी बिंदु के बाद टोटल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है, और जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके कारण टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, घटने लगेगा। निश्चित रूप से इस स्टेज में कोई भी उत्पादक कार्य नहीं करेगा, यह उत्पादक हानि की स्थिति होगी, लॉस की स्थिति होगी, इसलिए वो OM साधन से ज्यादा साधन कभी भी नहीं लगेगा, जहां साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L इक्वल टू 0 है, और वहां पे उसे अधिकतम उत्पादन mg प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उत्पादक का सबसे अधिक या सबसे प्रॉफिटेबल स्टेज होगा कि श्रम की OM इकाइयां लगाए और mg उत्पादन प्राप्त करे। तो इस अवस्था को ऋणात्मक उत्पादन अवस्था भी कहते हैं। जब एक साधन की मात्रा को स्थिर करके परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन में भी कमी दिखलाई पड़ने लगती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस अवस्था में स्थिर साधन की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि परिवर्तनशील साधन से ऋणात्मक उत्पादन प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात स्थिर साधन का बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है। स्थिर साधन का ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर लिख सकते हैं आप, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में उत्पादन ऋणात्मक होने लगता है। और क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस में चली जाती है। हाँ, ये है कि एवरेज प्रोडक्शन माइनस में नहीं जाएगी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनी रहेगी, ये निगेटिव नहीं होगी, और उसके पहले ही उत्पादन रोक दिया जाएगा और उसी स्तर पे उत्पादन किया जाएगा जहां पे अधिकतम उत्पादन की स्थिति प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।